देखिए बेटा, आज की जो वीडियो क्लास है, वीडियो लेक्चर है, उसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट यूनिट। तो शायद हमने थर्ड यूनिट है वो बिल्कुल कंप्लीट पढ़ चुके थे, सारे डेरिवेशन हम पढ़ चुके हैं और उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी प्रत्येक पार्ट के ऊपर, प्रत्येक टॉपिक के ऊपर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पढ़ चुके हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर रहेगा बेटा, वो अपने पास रहेगा नेक्स्ट यूनिट के लिए। और नेक्स्ट यूनिट बेटा आपके पास आती है नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट यूनिट आपके पास आती है यूनिट 4th और इसका नाम है बेटा वर्क पावर एंड एनर्जी। तो 4th यूनिट है बेटा अपने पास, उसका नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी। क्या सभी बच्चे बेटा एक बार मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो अपना रेज योर हैंड्स करें बेटा सभी बच्चे, अगर मेरी आवाज आप क्लियर सुन पा रहे हैं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने पास। देखें, थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इस यूनिट में हम 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा, और 3 टॉपिक्स अपने पास हैं, वर्क है, पावर है और एनर्जी। बिल्कुल छोटी सी यूनिट है और सबसे इजी यूनिट आती है। तो अगर हम बात करें, और यही चीज आप 9th क्लास में कुछ इससे रिलेटेड पढ़ के आ चुके हैं, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पहला पार्ट लेते हैं इस यूनिट का, और वो बेटा अपने पास निकल के आता है वर्क। तो सभी बच्चे इसके नोट्स हैं वो साथ के साथ बनाएं, हम आपको नोट्स है वो साथ के साथ प्रोवाइड करवाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम वर्क की बात करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? डिनोट तो बेटा इसको W से किया जाता है, और रियल में क्या होता है? इट मे बी डिफाइन एज when a body displays actually through some distance in direction of applied force। क्या कहता है आपके पास? इट में भी डिफाइन एज, हम ऐसे डिफाइन करेंगे इसको, when a body displays actually through some distance in direction of applied force। सपोज दैट बेटा मैं आपके पास कहूंगी मेरे पास कोई सरफेस है, यहां मेरे पास कोई एक बॉडी है जिसके ऊपर बेटा मैंने यहाँ पे अप्लाइड फोर्स लगाया है। ये वैल्यू बेटा हमने लगाई यहाँ पे, और वो है बेटा अपने पास अप्लाइड फोर्स। तो अगर आपने इधर इसके ऊपर फोर्स लगाया और ये बॉडी इधर ही अगर मूव करेगी, मूव करने का मतलब डिस्प्लेस करेगी, ठीक है, और कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो यही चीज क्या कहलाएगी? वर्क डन। क्या कहलाती है बेटा? वर्क डन। तो इसका मतलब इसने कहा है कि इट में बी डिफाइन एज व्हेन ए बॉडी डिस्प्लेस एक्चुअली थ्रू सम डिस्टेंस। अगर एक बॉडी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करे, कब? जब उसके ऊपर क्या लगाया जाए कि अप्लाइड फोर्स, और जिधर अप्लाइड फोर्स करे उसी डायरेक्शन में अगर वो एक इस बॉडी डिस्प्लेस करे, अपनी पोजीशन से दूर चली जाए या कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं, ठीक है। तो व्हेन ए बॉडी डिस्प्लेस्ड एक्चुअली थ्रू सम डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बोलो बेटा उसको क्या कहेंगे हमें? डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन समझ में आई? बोले बेटा डेफिनेशन समझ में आई सभी को? सिंपल सी डेफिनेशन थी कि यस सर। तो वो बॉडी चलेगी, और अगर वो बॉडी चलेगी, मूव करेगी, तो 100% वहां पे वर्क डन हुआ है। इसका जो बेसिक फॉर्मूला है बेटा, वो अगर हम बात करें तो अपने पास क्या होता है देखें। दूसरी भाषा में इसको कैसे लिखा जाता है वो मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ।
अगर सपोज दैट इस बॉडी के ऊपर फोर्स ऐसे लगा रखा है, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट तोड़े जाते हैं बेटा। यहाँ कंपोनेंट जो तोड़ा जाएगा वो एफ कोस ऑफ थीटा, और ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट तोड़ा जाएगा वो क्या होगा, एफ साइन ऑफ थीटा। और ये एंगल बेटा हमने इसके साथ कितना माना है, थीटा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपके पास है। तो इसका रियल में हम वर्क डन की बेटा बात करें सबसे पहले, तो इसका वर्क डन हम मान के चलें कि अलोंग हॉरिजॉन्टल फोर्स इसके ऊपर कितना लग रहा है, एफ कोस ऑफ थीटा। इसका जो वर्क डन होगा उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला बेटा होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसके अंदर याद रखना, जब आपको एक डॉट प्रोडक्ट दिखाई देता है, दो प्रोडक्ट होते हैं बेटा, आपने वेक्टर में पढ़े होंगे, एक डॉट होता है और एक क्रॉस होता है। जब डॉट को हटाया जाता है तो एंगल होता है कोस थीटा, और जब क्रॉस को हटाया जाता है तब एंगल होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ अगर मैं सोल्व करूं तो ये वैल्यू होती है एफ एस कोस ऑफ थीटा। ठीक है, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा बेटा, वो फॉर्मूला होता है एफ एस कोस ऑफ थीटा। ठीक है, तो वर्क डन की अगर रियली बात करें तो वर्क डन प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। किसका प्रोडक्ट होता है बेटा, फोर्स ऑन। ठीक है, तो यहाँ तक का एक बार फॉर्मूला सभी बच्चे उतार लें। डायमेंशनल जो फॉर्मूला है वो आप पहली यूनिट में आप पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे हमने दो चीज ली है, एक फोर्स लिया और एक डिस्प्लेसमेंट लिया है। या नीचे लिखो तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल। तो फोर्स का हो गया ml_t-2, सर हो गया, हो गया L, और एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है बेटा। फोर्स का ml_t-2, डिस्प्लेसमेंट का L, और एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए इसको लिखा जाएगा ml/t-2। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का पूछे तो वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है बेटा वो क्या होता है, ml/t-2। ठीक है, यहाँ तक एक बार सभी बच्चे उतार लिए हैं, और रेज योर हैंड्स, हम आगे चलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू बेटा। नेक्स्ट देखें, टॉपिक का नाम है बेटा यूनिट ऑफ वर्क। बाकी मैं आपको ये थर्ड यूनिट में भी पढ़ा चुका हूँ कि वर्क की क्या क्या यूनिट होती हैं। एक पहली टाइप्स होती है यूनिट्स की जिनको बोला जाता है एब्सोल्यूट यूनिट्स। जो पहली टाइप्स होती हैं उनको बोला जाता है बेटा एब्सोल्यूट यूनिट्स। और एब्सोल्यूट यूनिट्स कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक यूनिट होती है आपके पास जूल। ठीक है, जूल अगर हम बात करें तो जूल रियल में एसआई यूनिट होती है। क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, और देखें वर्क डन की अगर बात करें तो वर्क डन होता है, अभी अभी पढ़ा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स के ऊपर वेक्टर क्वांटिटी और एस के ऊपर भी वेक्टर, और इसकी एसआई यूनिट होती है जूल, जिनको हम एब्सोल्यूट यूनिट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर वर्क डन की यूनिट यहाँ पे जूल है बेटा, तो फोर्स की एसआई यूनिट होगी न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की जो एसआई यूनिट होगी अपने पास वो बेटा मीटर। क्या होगी, मीटर। ठीक है, तो इस क्वांटिटी को अगर मैं लिखूं 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, तो 1 जो जूल है वो किसके बराबर आया, न्यूटन मीटर। किसके बराबर आया, न्यूटन मीटर। एक तो सिचुएशन अपने पास ये निकल के आई है कि एब्सोल्यूट यूनिट्स दो होती हैं। एक आपके पास यहाँ पे निकल के आई एसआई जूल, और एक होती है सीजीएस जिसकी होती है अर्ग। क्या होती है, अर्ग। और इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है बेटा, इनको एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क। जैसे हमने फोर्स की पढ़ी थी, तो फोर्स में बताएगा कोई बच्चा कि फोर्स के अंदर क्या क्या थी एसआई, तो फोर्स की एसआई क्या थी बेटा, न्यूटन। फोर्स की सीजीएस क्या थी, सीजीएस क्या थी, डाइन। और इन दोनों का नाम भी रियल में क्या लिखा था वहां पे, एब्सोल्यूट। क्या लिखा था हमने, एब्सोल्यूट यूनिट्स। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ, यहाँ पे डेफिनेशन पूछता है कि आप वर्क डन को एक जूल को डिफाइन करें।
ठीक है। तो यहाँ पूछेगा कि डिफाइन 1 जूल, 1 जूल को आप डिफाइन करें तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल। वर्क डन को अगर 1 जूल कहें, व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन actually moves a body through a distance of 1 मीटर। क्या अगर हम 1 न्यूटन फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगाएं और वो बॉडी कितना डिस्प्लेस करे बेटा, 1 मीटर, तो उस वर्क डन को किस नाम से जाना जाएगा, 1 जूल। किस नाम से जाना जाएगा उसको, 1 जूल। 1 जूल। लिख रखा है कि अगर आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाया और 1 मीटर अगर वो बॉडी डिस्प्लेस करती है तो ऐसे वर्क को हम कहते हैं 1 जूल। ठीक है। दूसरी बेटा इसकी यूनिट होती है और वो बेटा यूनिट होती है अर्ग। ठीक है। और अर्ग बेटा वैसे होती है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि अर्ग वैसे सीजीएस यूनिट होती है। ठीक है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो अर्ग इसकी सीजीएस यूनिट होगी, डब्ल्यू की जगह यूनिट अर्ग होगी। तो फोर्स की सीजीएस अपने पास बेटा डाइन होती है और डिस्प्लेसमेंट की सीजीएस बेटा सेंटीमीटर होती है। तो 1 अर्ग होता है डाइन इंटू सेंटीमीटर। क्या होता है, डाइन इंटू सेंटीमीटर। 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब वही चीज आती है, अगर आपसे कहें कि आप डिफाइन करो 1 अर्ग को, किसको डिफाइन करो, 1 अर्ग को, तो सीधी सी बात है, अगर आप किसी बॉडी के ऊपर बेटा कितना फोर्स लगाएं, किसी बॉडी पे 1 डाइन, कितना लगाएं बेटा, 1 डाइन, 1 लाइन। और कितना डिस्प्लेस हो जाए, 1 सेंटीमीटर, तो ऐसे फोर्स को, ऐसे वर्क डन को आप किस नाम से जानोगे, अर्ग। क्या कहोगे आप उसको, अर्ग। ठीक है। जब आपने 1 डाइन क्या लगाया है, फोर्स लगाया है, और 1 सेंटीमीटर अगर आपकी बॉडी डिस्प्लेस कर रही है तो ऐसे फोर्स को किस नाम से जानोगे आप, 1 अर्ग। कर लेंगे सभी। तो यहाँ पे अगर मैं बेटा सीधी इसी डेफिनेशन आपने उतार लिया, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको रफ करके और इसको लिख लूं कि यहाँ पे बेटा कि 1 वर्क डन इज सेड टू बी अर्ग, 1 अर्ग व्हेन ए फोर्स ऑफ, तो यहाँ पे बेटा मैं न्यूटन को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोर्स ऑफ 1 डाइन। क्या अप्लाई करें यहाँ पे, 1 डाइन एक्चुअली मूव ए बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ, तो यहाँ पे भी मैं डिस्टेंस को हटा दूं और इस चीज को यहाँ पे लिख दे बेटा 1 सेंटीमीटर। क्या लिख दे, 1 सेंटीमीटर। तो इसको क्या कहा जाएगा, 1 अर्ग। तो ये जो ऊपर डेफिनेशन लिखी है मैंने बेटा, ये किसकी डेफिनेशन आ जाएगी, अर्ग। और इनके अंदर रिलेशन है वो सभी को पता है, 1 जूल होता है और 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। ठीक है। एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन बेटा 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। ठीक है। ये आपके पास वैल्यू होती है। सभी ने उतार लिया हो तो बेटा रेज योर हैंड्स। हो गया सर। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट लिखे, दूसरी जो यूनिट्स की टाइप होती हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क। ग्रेविटेशनल यूनिट बोली जाती है। जैसे मैंने आपको फोर्स में पढ़ाई थी बेटा कि एक तो 1 किलोग्राम फोर्स होता है, ठीक है, और एक क्या पढ़ाया था बेटा आपको, 1 ग्राम फोर्स। 1 किलोग्राम फोर्स बेटा आपको पढ़ाया था 9.8 न्यूटन, और 1 ग्राम फोर्स किसके बराबर पढ़ाया था, 980 डाइन। किसके बराबर पढ़ाया था, 980 डाइन। ये वहां पे होती थी बेटा कि ग्रेविटेशनल यूनिट। तो यहाँ पे भी बेटा ग्रेविटेशनल यूनिट होती है वर्क की, और उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखें, सबसे पहले एक बार बात करूं मैं, तो सबसे पहले अपने पास आता है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क में क्या आता है। तो सबसे पहली जो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क आती है वो आपके पास निकल के आती है 1 किलोग्राम मीटर। सबसे पहली यूनिट आती है और वो आती है 1 किलोग्राम मीटर। तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे,
इस कंडीशन के अंदर when a force of 1 kilogram force moves a body through a distance of 1 meter in direction of applied force। देखिए ना फिर मंगा लिए ना। बेटा एक बार माइक ऑफ करें सभी बच्चे। इसमें कहता है बेटा कि मैंने फोर्स ऑफ 1 किलोग्राम फोर्स, अब किसी बॉडी के ऊपर 1 किलोग्राम फोर्स अप्लाई करें और अगर बेटा वो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करे 1 किलोग्राम फोर्स, तो अभी अभी मैंने बताया है कि 1 किलोग्राम फोर्स की वैल्यू बेटा कितनी होती है? 1 किलोग्राम फोर्स की वैल्यू 9.8 1 किलोग्राम का फोर्स होता है बेटा, उसकी वैल्यू होती है 9.8 न्यूटन होती है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि अगर इतना फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगेगा तो वो कितना डिस्प्लेस करेगी, तो आपके पास रियल फॉर्मूला क्या था बेटा? F इंटू एस, ठीक है। और इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स है, चाहे मैं इसको ऐसे लिख लूं, वर्क डन बराबर F वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो मैंने आपको लिखा एफ एस कोस ऑफ 0। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हटा के तो मैंने कोस थीटा लगाया, और यहाँ पे देखो कि इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिधर आपका फोर्स लग रहा है बेटा उधर ही आपकी बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। और सेम डायरेक्शन के लिए एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। और अपोजिट डायरेक्शन के लिए एंगल होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180। और कोस 0 बेटा 1 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, इसको मान लो F इंटू एस। अब आप देखना मैं क्या लिख रहा हूं, फोर्स की यूनिट 1 किलोग्राम फोर्स, या मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूं 9.8 न्यूटन, और डिस्टेंस आप खुद कह रहे हो कितनी है? 1 मीटर। बोलो बेटा कितनी है? 1 मीटर। तो ये कितना निकल के आया? 9.8 न्यूटन मीटर। क्या निकल के आया? 9.8 न्यूटन मीटर। क्या निकल के आया? 1 किलोग्राम मीटर। देखो रियल यूनिट क्या थी? 1 किलोग्राम मीटर। और अभी अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा है कि 9.8 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? जूल। तो ये किसके बराबर आ गया? 9.8 जूल के। बोलो 1 किलोग्राम मीटर किसके बराबर आया है? 9.8 जूल। तो इसकी जो ग्रेविटेशनल यूनिट थी बेटा वो हमने क्या पढ़ी है? अगर किसी बॉडी के ऊपर अगर 1 किलोग्राम फोर्स लगाएं, और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि 1 किलोग्राम फोर्स का मतलब आप 9.8 न्यूटन अगर फोर्स लगा रहे हैं, और वो बॉडी उसी फोर्स के साथ उसी फोर्स की डायरेक्शन में अगर 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो ऐसे वर्क को हम क्या कहेंगे? 1 किलोग्राम मीटर। तो हमने वर्क का फॉर्मूला लगाया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू 9.8 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 1 मीटर, और 1 न्यूटन मीटर थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके हैं एब्सोल्यूट यूनिट में किसके बराबर होता है? जूल। तो 1 किलोग्राम मीटर किसके बराबर आ गया? 9.8 जूल के बराबर आ गया। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताएं, अदरवाइज लिख लिया है तो भेजिए रखें। यस सर, हो गया। इसका दूसरा पार्ट लिखिए अब। सेकेंड यूनिट जो इसकी होती है वो अपने पास होती है 1 ग्राम सेंटीमीटर। दूसरी जो इसकी यूनिट होती है वो होती है बेटा 1 ग्राम सेंटीमीटर। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास होती है। तो इसके अंदर क्या लिखोगे? माइक बंद करें बेटा। वर्क डन इज said to be 1 ग्राम सेंटीमीटर when a force of 1 gram force moves a body through a distance of 1 centimeter।
ये कहता कि वर्क डन इज सेड टू बी 1 ग्राम सेंटीमीटर। वर्क डन को 1 ग्राम सेंटीमीटर फोर्स, 1 ग्राम सेंटीमीटर कब कहेंगे? जब उस बॉडी के ऊपर 1 ग्राम फोर्स लगाओ और वो बॉडी कितना मूव करे? 1 सेंटीमीटर। तो अभी अभी तो पढ़ा है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की वैल्यू आप खुद कह रहे हो 1 ग्राम फोर्स, और इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना कह रहे हो? 1 सेंटीमीटर। और आपने पढ़ा था कि 1 ग्राम फोर्स है वो 980 डाइन के, ठीक है। तो यहाँ रियल यूनिट क्या लिख रहे हो आप? 1 ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ग्राम फोर्स की वैल्यू बेटा 980 डाइन, यहाँ पे आपने लिखी 980 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वैल्यू। और ये निकल के आ गई 980 डाइन इंटू सेंटीमीटर। और अभी अभी पढ़ा है कि 980 डाइन इंटू सेंटीमीटर होता है अर्ग, तो ये आ गया 980 अर्ग। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर की वैल्यू किसके बराबर होती है? 980 अर्ग के बराबर होती है, ठीक है। कुछ नहीं था, हमने बिल्कुल सिंपल से स्टेप पुट किए हैं कि वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू आपके पास 1 ग्राम फोर्स तो 980 डाइन के बराबर होती है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर है तो 980 डाइन इंटू सेंटीमीटर, और डाइन इंटू सेंटीमीटर बेटा अर्ग के बराबर होता है, इसलिए हमने क्या लिखा इसको अर्ग। और 1 ग्राम सेंटीमीटर किसके बराबर आ गया? 980 अर्ग के बराबर आ गया, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ बेटा। कर लेंगे सभी? यस सर। यस सर, यस सर। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, अब हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं, तो हमने वर्क पढ़ा है, यूनिट ऑफ वर्क पढ़ा है, ये चीज हमने पढ़ी है। और अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वर्क, कि वर्क कितने टाइप्स का होता है, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वर्क। ये अगर मैं आपके सामने कहता हूँ कि टाइप्स ऑफ वर्क के अंदर, तो वर्क के टाइप्स हम 3 पढ़ते हैं यहाँ पे। सबसे पहले टाइप बेटा पॉजिटिव वर्क, दूसरी टाइप नेगेटिव वर्क, और तीसरी टाइप जीरो वर्क। 3 टाइप के वर्क हम स्टडी करेंगे। सबसे जो पहला वर्क है बेटा वो अपने पास पॉजिटिव, दूसरा अपने पास आएगा बेटा वो नेगेटिव, और तीसरा जो वर्क अपने पास आएगा बेटा वो जीरो। तो अगर हम बात करें सबसे पहले पॉजिटिव वर्क, तो सभी बच्चे हेडिंग बनाएंगे कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है। पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क की बात करते हैं तो वी नो दैट ये वर्क डन है बेटा वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और एक चीज मैं आपको बताने भूल गया कि वर्क डन जो बेटा होता है, कहीं नोट बना के लिख लें, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क डन जो खुद है ना, वर्क डन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और आपके पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर का हमेशा डॉट प्रोडक्ट याद रखना स्केलर आता है, ठीक है। तो वर्क डन है वो याद रखना आप, यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। वर्क डन है वो स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ अगर हम बात करें कि वर्क डन का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन लिखूंगा तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डॉट प्रोडक्ट हटा के क्या लगाएंगे? कोस थीटा, यही वैल्यू लगाएंगे। अब आप देखना एक बात कि सबसे पहला काम कि वर्क की वैल्यू जो वर्क डन अपने पास यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू पॉजिटिव कहाँ आ सकती है, तो वो चीज हमें यहाँ से देखनी है कि वो वैल्यू पॉजिटिव कब कब आएगी, वो देखना है। तो देखो 0 से लेके 90 डिग्री तक बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो कोस 0 भी 1 रहेगा, कोस 10, कोस 20, कोस 30, कोस 40, कुछ भी वैल्यू निकालें वो सारी इसकी वैल्यू क्या आएंगी? पॉजिटिव आएंगी। तो डिपेंड करेंगे इस एंगल के ऊपर। तो मैं आसानी से कह सकता हूँ
कि व्हेन थीटा लेस देन क्या हो 90, तो इसका मतलब कोस थीटा ऑलवेज क्या आएगा बेटा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बात आप सभी को पता है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, अपने पढ़े हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इस क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं 0 से 90, इस क्वाड्रेंट में सभी के सभी क्या होते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर 0 से 90 की बात करूं मैं, तो इसका मतलब कोस भी क्या रहेगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव रहेगा तो हमेशा वर्क डन भी क्या रहेगा पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं कि 0 से अगर 90 डिग्री का एंगल रहेगा किस किस के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अगर बीच में 0 से अगर 90 डिग्री का वर्क डन रहेगा तो वो क्या कहलाएगा पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या एग्जाम्पल आपके पास निकल के आता है वो देखें। पहला एग्जाम्पल, वहने बॉडी फॉल्स freely under action of gravity। अगर सपोज दैट बेटा कोई बॉडी को आप ऊपर से कहाँ गिरा रहे हो, नीचे की तरफ, किसी बॉडी को ऊपर से क्या गिरा रहे हो नीचे, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कहाँ आ रही है वो नीचे। ठीक है, तो आपके पास देख रहे हो कि उसका एक्सेलेरेशन, उसका फोर्स भी किधर है नीचे की तरफ, बॉडी भी किधर आ रही है नीचे की तरफ, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री। और इसके द्वारा जो वर्क डन होगा 0 डिग्री के लिए वो कैसा वर्क डन कहलाएगा पॉजिटिव। कहने का मतलब इस सारे का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आए तो वर्क डन कैसा होगा पॉजिटिव, अगर इस सारे का प्रोडक्ट नेगेटिव आए तो वर्क डन कैसा होगा नेगेटिव, और अगर इस सारे का प्रोडक्ट 0 आए तो वर्क डन कैसा होगा 0। तो पॉजिटिव तभी आएगा जब आपका एंगल 0 से 90 के बीच लाई करेगा। ठीक है, अगर आप 90 के बाहर जाओगे तो आपका नेगेटिव आएगा क्योंकि क्वाड्रेंट बदल जाएगा, और 0 कोस 90 के ऊपर क्या आ जाएगा आपका 0। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास कंडीशन होती है। तो पहला एग्जांपल हमने कहा कि व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, एक बॉडी अगर ग्रेविटी फोर्स के कारण नीचे की तरफ आ रही है तो आप बॉडी भी डिस्प्लेस नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमेशा किधर होता है टुवर्ड्स अट्रैक्शन, नीचे आएगी तो नीचे की तरफ रहेगा, और दोनों की डायरेक्शन सेम, तो वर्क डन कैसा आएगा पॉजिटिव। ठीक है, दूसरे में अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि व्हेन ए लोन रोलर is pulled by applying force along handle of roller। देखो, अगर एक लॉन रोलर होता है, आपने देखा है जो घास वगैरह काटने के लिए, हम उसके ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, उसके हैंडल को हम जिस साइड मोड़ते हैं, जिस साइड उसको चलाते हैं, उसी डायरेक्शन में वो चलता है, उसी डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस करता है। दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाती है सेम, डिस्प्लेसमेंट की और फोर्स की। तो बेटा वर्क डन 100% कैसा कहलाएगा पॉजिटिव। कैसा वर्क डन होगा पॉजिटिव। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताएं। दूसरा सपोज दैट एक बेसिक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई स्प्रिंग है बेटा और इसको आप खींचो, तो अगर बाहर की तरफ खींचोगे तो इनके गैप क्या हो जाएंगे, जो सर्कल है इनके गैप बढ़ेंगे, बाहर की तरफ डिस्प्लेस होगी। अगर आप इसको दबाओगे तो ये अंदर की तरफ दब जाएगी, प्रेशराइज हो जाएगी, तो जिधर आप फोर्स लगा रहे हो उधर ये डिस्प्लेसमेंट करेगी। तो अगर किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करना और किसी स्प्रिंग को एक्सपेंड करना, दोनों एग्जाम्पल भी किसके होते हैं पॉजिटिव वर्क डन के। ठीक है, और यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताएं बेटा। नो सर। उतार ले नो बेटा। सर। थैंक यू नो थैंक सर। यू बेटा। हो गया सर। दूसरी हेडिंग बनाए बेटा नेगेटिव वर्क।
दूसरा आता है नेगेटिव वर्क डन की बात करें तो वही चीज we know that work done is force into displacement और इसको तोड़ लेते हैं एफ एस कोस ऑफ थीटा। ठीक है, अब मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं। कोई भी एक ऐसी कंडीशन जिसके ऊपर मान लो कि आप फोर्स इधर लगा रहे हो और बॉडी डिस्प्लेस इधर करे। फोर्स आप अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस लगा रहे हो और बॉडी डिस्प्लेस कर रही है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस कर रही है। तो आप बताएं मेरे को, कोई बच्चा कितने डिग्री का एंगल होगा बेटा यहाँ पे? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अपोजिट के लिए कितना होगा बेटा? 180। 180। देखो एक तो इधर जा रहा है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, दोनों बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए एंगल होता है 80 डिग्री होता है। ठीक है, अपोजिट की अगर हम बात करते हैं तो अपोजिट के लिए बेटा एंगल की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि कोस जो 180 होता है, कोस 180 उसकी वैल्यू -1 होती है। कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। ठीक है, वैसे भी अगर कोस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बात करते हैं, जब आपका 0 से लेके 90 तक तो हमने पढ़ लिया, लेस देन 90 के ऊपर 0 हो जाता है। उसके बाद जैसे जैसे हम इस क्वाड्रेंट में आएंगे पहले से दूसरे क्वाड्रेंट में, तो देखो ये अगर अपना 0 से 90 है तो ये बेटा अपना 90 से 180 होगा। ये अपना 180 से आगे फिर कितना होगा? 270, और ये 270 से कितना हो जाएगा? 360। ऐसे पूरे 4 क्वाड्रेंट पूरे होते हैं, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से कितना हो जाएगा? 360, और पूरा एक कंप्लीट आपके पास। तो अगर आपके पास हमेशा वैल्यू 90 से ज्यादा हो तो याद रखना 90 से ज्यादा जाएगी तो हमेशा कोस नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसका केस ये है कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े भी गए +1 में भी, अगर आपका कोस की वैल्यू थीटा ग्रेटर देन 90 हो तो ऐसे केस में हमेशा कोस की वैल्यू नेगेटिव रहती है। क्या रहती है? नेगेटिव। तो अगर अपना एंगल ग्रेटर देन 90 है, और या हम कह सकते हैं व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूस एंगल। थीटा कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऐसे एंगल को हम बात करते हैं क्या? नेगेटिव वर्क डन के लिए। ठीक है, जब ग्रेटर देन 90 आएगा तो हमेशा कोस थीटा नेगेटिव, और नेगेटिव आएगा तो हमेशा वर्क डन को क्या कहा जाएगा? इज नेगेटिव। सेम पिछले वाले कंसेप्ट की बात है। अगर उसमें ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव कोस एंगल सिर्फ 0 से 90 तक ही रहता है, 0 से 90 से भी कम, 90 के ऊपर 0 हो जाता है। ठीक है, और थीटा अगर 90 से ऊपर ले लिया तो याद रखना कोस हमेशा नेगेटिव रहेगा, और नेगेटिव रहेगा तो अपने पास क्या आएगा? वर्क डन भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले इसके एग्जाम्पल की, पहला केस देखें, आप अच्छे से समझ जाएंगे। व्हेन वर्क डन by gravity on body when body moving upward। अब मेरी बात सुनना, कहता कि वहन वर्क डन बाई बॉडी ऑन बॉडी वहन बॉडी मूविंग वर्क डन, या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वर्क डन बाई ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन किसी बॉडी के ऊपर जब वो बॉडी किधर मूव करे? ऊपर की तरफ। तो आप एक एक्सपेक्टेशन लगाना कि अगर आपके हाथ में कोई बॉल है और आप बेटा उसको ऊपर की तरफ फेंक देते हैं, ठीक है, तो आपने जिस फोर्स से ऊपर की तरफ फेंकी है तो बॉल ऊपर की तरफ जा रही है,
लेकिन याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किधर होगा, नीचे की तरफ, ठीक है। और बॉल किधर मूव कर रही है, ऊपर की तरफ। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन की बात करें तो ग्रेविटी फोर्स है नीचे की तरफ और बॉल किधर डिस्प्लेस कर रही है, ऊपर की तरफ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। बोलो कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, लगेगा, और जो फोर्स आपने लगाया उस फोर्स से बॉल डिस्प्लेस किधर हो रही है, ऊपर की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर, लेकिन रियल में ग्रेविटेशनल फोर्स किधर है, नीचे की तरफ। और दोनों में 180 डिग्री का एंगल और कोस 180 की वैल्यू -1, इसलिए वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पे वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या निकल के आएगा, यहाँ पे नेगेटिव। बोलो पहला एग्जांपल समझ में आया बेटा। तो अगर कोई बॉडी नीचे की तरफ आ रही ग्रेविटी में तो पॉजिटिव वर्क डन, अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही है और ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन पूछोगे तो नेगेटिव होगा। कैसा होगा वो, नेगेटिव, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये बात बताओ, ये आप चैप्टर पढ़ चुके हो, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किधर लगता है, कोई भी बच्चा बताए बेटा, बोले बेटा। अपोजिट डायरेक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स है बेटा, वो हमेशा मोशन के क्या लगता है, अपोजिट। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के भी क्या होगा, अपोजिट। भाई मोशन होगा उधर ही क्या होगा, डिस्प्लेस होगी बॉडी। तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा एक्चुअली बॉडी जिधर मूव कर रही है उससे क्या लगता है, अपोजिट। और अपोजिट लगेगा तो फिर क्या आएगा, नेगेटिव वर्क डन। तो ये जो एग्जांपल होगा बेटा वो भी क्या होगा अपने पास है, नेगेटिव वर्क डन का। तो तीसरा एग्जांपल मैं आपके सामने लिखूं, when a body, या हम लिख सकते हैं when brakes are applied on a moving vehicle, then work done by braking force is नेगेटिव। देखो अगर आप कोई बॉडी चल रही है, कोई बस या गाड़ी या बाइक जो भी चला रहे हैं आप बेटा, उसके ऊपर ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक उसके मोशन का क्या करता है, अपोज, उसको धीरे करता है। तो वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे उसको अपोज कर रहा है, उसको एक अलग नेगेटिव फोर्स दे रहा है ताकि जो वो चल रहा था उसकी स्पीड कम हो जाए और वो रुक जाए। तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा था, आगे की तरफ। वो बॉडी धीरे धीरे चल रही है, लेकिन उससे अपोजिट फोर्स लगेगा तभी तो रुकना शुरू करेगी। तो ब्रेक्स के द्वारा अपोजिट फोर्स दिया जाता है और अपोजिट फोर्स के लिए हमेशा वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो मेन स्टेटमेंट बेटा आपके पास दो ही है, अगर थीटा लेस देन 90 हो, एक्यूट एंगल हो, तो हमेशा याद रखना वर्क डन होगा पॉजिटिव। और अगर थीटा हमेशा ग्रेटर देन 90 हो तो आपके पास वर्क डन होगा नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव। और अगर आपका थीटा 90 डिग्री हो, टेंजेंट हो, परपेंडिकुलर हो, तो आपका वर्क डन होगा जीरो। क्या होगा, जीरो। ये तीनों एग्जांपल और नेगेटिव वर्क डन सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो पूछे, अदरवाइज स्क्रीन के ऊपर जो भी लिखा हुआ है इसको बेटा सारे को उतार लें। उतार लिया सर। उतार लिया बेटा, चलो। तीसरा पार्ट देखें बेटा, जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन की बात करता हूं तो वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़ चुके, और इसको लिखा जाएगा एफ कोस ऑफ थीटा। ठीक है, तो जीरो एक ही कंडीशन में आ सकता है,
जब अपना थीटा कितना हो 90, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू जब 90 होगी तो इसका मतलब वर्क डन क्या होगा 0। या एक कंडीशन और हो सकती है, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट 0, क्या हो मतलब बॉडी यहां से चले और घूम के यहीं आ जाए, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, बोले बेटा कितना होगा डिस्प्लेसमेंट सर्कल के लिए 0. 0। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो भी वर्क डन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो दोनों केस है आपके पास। अगर आपका एंगल भी कितना हो 90 डिग्री तो भी आपका वर्क डन 0। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो भी आपका वर्क डन क्या हो जाएगा 0। तो ये दोनों केस के अंदर आपका जो वर्क डन होता है वो क्या होता है 0। जैसे हम, चलो आज की क्लास है वो बेटा हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि आपके पास दो हमें न्यूज भी शेयर करनी है। एक बार यहाँ तक उतार ले, इसका एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। तो बेटा एक तो आपका जो यूनिट टेस्ट है वो 30 जुलाई को है। टाइम टेबल आपको सभी को मिल गया होगा, तो सुबह 6 से लेके 10 बजे तक है, ठीक है। और 30 जुलाई को आपका यूटी टेस्ट है। तो याद रखना कि यूटी टेस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक विद्यार्थी यूनिट टेस्ट को जरूर दें, वही आपकी क्लास का प्रदर्शन। आवाज कट आ रही. बेटा एक बार माइक ऑफ कर लें सभी बच्चे। तो 30 जुलाई को जो आपका यूटी टेस्ट है बेटा वो सभी बच्चे दें। यही आपके पास इंफॉर्मेशन प्रत्येक बच्चे के पास पहुंच भी गई होगी, जो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक होगा। और बेटा ये 100 मार्क्स का होगा, ये आपके पास हमने भेज दिया है, और 100 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा, ठीक है। तो इस टेस्ट को जरूर दें, क्योंकि यही यूटी टेस्ट है वो सीबीएसई के अंदर जाते हैं। और आपकी क्लास अगर स्कूल नहीं लग पाते हैं, लग जाते तो बहुत अच्छी बात है, तो आप इन्हीं के बेस के ऊपर प्रमोशन कर पाएंगे। तो यूनिट टेस्ट में प्रत्येक बच्चा इन्वॉल्व है बेटा, ठीक है। यही आपके पास इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर टुडे।